बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लास्ट जो हमारी वीडियो अवेलेबल है 579 तक अवेलेबल है। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चन फ्रॉम 582 ऑनवर्ड। 580 में एग्जामिनर कह रहा है विच वन इज डायरेक्ट टैक्स, इनमें से कौन डायरेक्ट टैक्स है। वैल्यू एडिड ये इनडायरेक्ट टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है, कस्टम ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है, ये जो कैपिटल गेन है ये हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है जी। कैपिटल गेन के जनरल एग्जांपल में जो हमारे शेयर्स वगैरह होते हैं, अगर हमने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं और शेयर जब बेचेंगे प्रॉफिट में बेच रहे हैं, तो वहाँ से जो प्रॉफिट आ रहा है तो उसके ऊपर जो टैक्स होगा वो कैपिटल गेन टैक्स होता है। ठीक है जी। 81 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्ट इफेक्ट ऑन इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट के ऊपर इनमें से डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर हमने फोकस करना है। लेंडर डेट इनटू इनकम रेशो, लेंडर ने अपनी इनकम का कितना कर्जा दिया, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट से नॉर्मली कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, तो नॉट हमें चाहिए था, तो फिलहाल ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में मैं लिखना भूल गया, इसमें सिलेक्ट एनी टू करना है। ठीक है, तो समटाइम ना बस वीडियोस देखने का ये फ़ायदा होता है कि करेक्शन मिल जाती है हमें, तो यहाँ पे सिलेक्ट टू करना है। ठीक है, तो सिलेक्ट टू ऑप्शंस करनी है हमने, क्योंकि एक ऑप्शन नहीं, यहाँ पे दो ऑप्शन चाहिए। सिलेक्ट टू ऑप्शंस, दो ऑप्शन हमने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, तो पहली वाली करेक्ट है। फिर लोन पे ऑफ अमाउंट, जो हमने कर्जा लिया है उसको कर्जा उतारने के लिए हमने कितनी अमाउंट पे कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि इंस्टॉलमेंट कितनी है इन अदर वर्ड, तो इंस्टॉलमेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता, तो अल्फा और बीटा का रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ता। हाँ, लोन साइज़ का ताल्लुक इंटरेस्ट रेट के साथ है, जितना ज़्यादा लोन लेंगे उतना रिस्क होता है, और जितना कम लोन लेंगे उतना रिस्क कम होता है। तो इंटरेस्ट रेट, लोन साइज़ ज़्यादा होने से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाया करते हैं, और अगर लोन साइज़ कम है तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाया करते हैं। तो लोन साइज़ का डायरेक्ट इंटरेस्ट रेट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो दैट्स वाई ये नॉट में नहीं आएगा। इस तरह मेच्योरिटी, मेच्योरिटी का मतलब होता है अपने लोन कब वापस करना है। साल बाद लोन वापस करेंगे तो इंटरेस्ट बहुत कम होगा, 5 साल बाद करेंगे इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा। तो मेच्योरिटी का लोन साइज़ का इंटरेस्ट रेट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है डायरेक्ट। 82 देखते हैं। जे कर बिकम मोर वर्स इन शॉर्ट टर्म व्हेन, कहता है जो जे कर्व होती है, आपको पता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के टॉपिक में हमारे पास जो कर्व होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम जे कर्व ड्रॉ करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कर्व है, कहता है जे कर्व मोर वर्स हो जाती है कब, जब हमें पता है कि शुरू में हमारे पास डिक्रीज होती है, फिर इंक्रीज होना शुरू होती है जे कर्व। ठीक है, तो ये जे कर्व इन्वर्स वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जे कर्व इन्वर्स होती है। ठीक है, अच्छा, कहता है जे कर्व जो है ये वर्स कब होती है, तो यहाँ से यहाँ तक जब डिक्रीज करती है जे कर्व, तो वर्स वर्स कंडीशन में होती है। ऐसा कब होता है, उसने कहा सिलेक्ट टू ऑप्शन, कहता है दो ऑप्शन सिलेक्ट करो। जब एक्सपोर्ट इन इलास्टिक होती है और इंपोर्ट इन इलास्टिक होती है, तो जे कर्व में हम इंक्रीज जाने की बजाय फर्दर डेफिसिट डीपन हो जाता है, इंटरेस्ट सॉरी इन इलास्टिक इंपोर्ट और इन इलास्टिक एक्सपोर्ट की वजह से। ठीक है, और जैसे ही हमारी एक्सपोर्ट इलास्टिक और इंपोर्ट इलास्टिक होती है, हमारी जे कर्व फर्दर फ्लाइट पकड़ लेती है, इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये जो जे कर्व वर्स होती है ये वाला, यहाँ पे इन इलास्टिक एक्सपोर्ट होती है और इन इलास्टिक इंपोर्ट होती है, और ये जो कर्व इंक्रीज करती है ये इलास्टिक एक्सपोर्ट और इलास्टिक इंपोर्ट की वजह से होती है। तो इलास्टिक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वजह से जे कर्व इंक्रीज कर गई। ठीक है जी। अच्छा जी, 83 देखते हैं जनाब। गैस द करेक्ट मार्केट फर्म बाय यूजिंग 3 करेक्टरिस्टिक्स, कहता है मार्केट फर्म को गैस करें 3 करेक्टरिस्टिक जिसमें मौजूद हैं। बैरियर टू एंट्री हो, कोई क्लोज सब्सटीट्यूट ना हो, इलास्टिक डिमांड लेस देन वन,
खैर इलास्टिक डिमांड लेस देन 1 ना लिखें, डिमांड लेस देन 1 लिख दें। तो इलास्टिक डिमांड लेस देन 1 का मतलब ये है कि इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। तो ये आना चाहिए इन इलास्टिक डिमांड लेस देन 1, ठीक है। तो बताएं ये कौन सी मार्केट है जिसमें डिमांड इन इलास्टिक होती है, कोई नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, कोई करीब करीब था, यानी कि यूनिक प्रोडक्ट की बात हो रही है और बैरियर टू एंट्री है। तो ये कौन सी मार्केट स्ट्रक्चर की बात कर रहा है? ये मार्केट स्ट्रक्चर हमारे पास होगा डेल्टा, दैट इज द मोनोपोली, ठीक है। 84 देखते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द प्राइस यू पे फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमने कहा ये फॉल्स है, ठीक है। हम वो प्राइस जो परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए पे करते हैं वो तो सिंपल हमारी प्राइस होती है, ठीक है, वो तो हमारी एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द सैक्रिफाइसिंग कॉस्ट फॉर बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गोन, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जो हमारी अपॉर्चुनिटी सैक्रिफाइसिंग कॉस्ट होती है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, ठीक है। अच्छा जी 85 देखते हैं। द पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व विच इज अबव द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व इन परफेक्टली कंपैरेटिव फॉर्म इज कॉल्ड। ये ऐसे सवाल होते हैं जीबो-गरीब, ना जिनकी इंग्लिश समझ आ रही होती ना जिनके स्टेटमेंट समझ आ रही होती है, तो बच्चे को ऑप्शन कहाँ से समझ आनी है। जैसे एग्जामिनर इंग्लिश लिखता है वैसे कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं कि रिजल्ट में क्या निकलता है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो मान लें कि ये हमारे पास कर्व आ गई, ठीक है। अच्छा जी, इस कर्व में हमने करना ये कुछ कि the part of marginal cost curve which is above the average variable cost curve in perfectly comparative form। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व बना लेते हैं सबसे पहले। तो हमें पता है ये हमारे पास बन गई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व बन गई, ठीक है। अब मार्जिनल कॉस्ट कर्व यहाँ से बना लेते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि एम सी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम से कट करेगा, खैर मेरी नहीं कर रही, हम अगेन बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को मिनिमम से कट करके जाता है। तो हेयर इज आवर मार्जिनल कॉस्ट, ये हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट बन गई, ठीक है जी। और ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बन गई। फिर देखते हैं इंग्लिश में क्या बात करता है हमारे साथ। कहता है द पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट का, मार्जिनल कॉस्ट का वो हिस्सा विच इज अबव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। कहता है मार्जिनल कॉस्ट का वो हिस्सा जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से अबव है, यानी कि एग्जामिनर इस वाले एरिया की बात कर रहा है, ठीक है। जस्ट आई एम हाईलाइटिंग दिस वन, यानी कि वो इस वाले एरिया की बात कर रहा है, ठीक है, इस वाले एरिया की बात कर, इस वाले, ठीक है। कहता है ये जो येलो वाला कलर नज़र आ रहा है, कहता है इस कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। हमने कहा ब्रेक इवन पॉइंट नहीं होता, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ये होता है कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट हो। तो यहाँ पे कोई टोटल रेवेन्यू का दिक्कत नहीं हो रहा। शट डाउन पॉइंट तो ये होता है जब प्राइस लेस देन हो जाए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, या प्राइस इक्वल हो जाए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, तो यहाँ पर ऐसी भी कोई बात नहीं हो रही। डिमांड कर तो एवरेज रेवेन्यू डिमांड कर होती है, तो फिर कौन बच गया? सप्लाई कर। तो ये सप्लाई कर की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है जी। अच्छा जी 86 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? नंबर 1, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल बैंक टू प्रोवाइड बैंकिंग फैसिलिटी टू शेड्यूल बैंक। कहता है सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी है कि वह शेड्यूल बैंक्स को बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करे। ये सेंट्रल बैंक की क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जबकि वो कह रहा है कि नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये गलत बात कह रहा है। तो सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्सिबल होता है शेड्यूल्स बैंक को बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि सेंट्रल बैंक जो है ये गार्डियन ऑफ बैंकिंग सिस्टम होता है, ये फादर ऑफ ऑल बैंक्स होता है, तो ये बिल्कुल प्रोवाइड करेगा। तो नॉट वाली बात गलत है। सेंट्रल बैंक इज द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक इन पाकिस्तान। नहीं नहीं, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक नहीं होता, ये तो हेड ऑफ स्टेट बैंक होता है, ठीक है। तो दोनों बातें गलत कह रहा है, तो दैट्स वाई बोथ आर इनकरेक्ट पे हम मूव करेंगे जनाब। 87 देखते हैं। इफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज इंक्रीज हाई इन अब्रॉड, बाहर के मुल्क में, यूके कर लेते हैं, यूके में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, यूके में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज इंक्रीज इन अब्रॉड, यूके में महंगाई ज़्यादा है, ठीक है। व्हाट इफेक्ट ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी। कहता है अगर यूके में महंगाई ज़्यादा है तो इसकी पाकिस्तान की इकोनॉमी पर क्या फ़र्क पड़ेगा? सिलेक्ट टू ऑप्शन। कहता है दो ऑप्शन सेलेक्ट करो ज़रा। अब ये एक ऐसा एमसीक्यूज होता है जिसका कंसेप्ट तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक बात के कई के रुख बन रहे होते हैं, ठीक है। चलें जी कोशिश करते हैं इसको एक्सप्लेन करने की, ठीक है। और अगर ये एमसीक्यू समझ आ गया हो तो इसके बारे में मुझे ज़रूरत है ना 87 के बारे में, क्योंकि ये तो समझना भी बड़ा एक ये कह लें कि महाज होता है, ठीक है।
ये वाले MCQ जिसमें एक्सचेंज रेट आ जाए, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, अब कहानी सर ये है कि अगर यूके में महंगाई ज़्यादा हो जाएगी तो पाकिस्तान की चीज़ें यूके वालों को सस्ती लगेंगी, ठीक है, क्योंकि यूके की महंगी चीज़ें होंगी, ठीक है, तो वो पाकिस्तान से चीज़ें खरीदना चाहेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो, अभी मैं ऑप्शन की तरफ नहीं मूव कर रहा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो यूके वाले पाकिस्तान से ऑब्वियस बात है चीज़ें खरीदना चाहेंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, तो ये तो सीधी सीधी सी बात है, एक्सपोर्ट विल इंक्रीज, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ कर जाएगी क्योंकि यूके में महंगाई चल रही है, तो पाकिस्तान में चीज़ें सस्ती लग रही हैं यूके वाले को, तो यूके वाले पाकिस्तान से चीज़ें खरीदना चाहेंगे, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगी। अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगी, पक्की बात है पाकिस्तान में जो पाक रुपी होगा, जो रुपीस होगी, करेंसी होगी, वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी, यानी कि जो पाकिस्तान की जो करेंसी है वो एप्रिशिएट करना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बाहर वाले पाकिस्तान की चीज़ें खरीद रहे हैं, तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होने से इनफ्लो ऑफ डॉलर इन अ कंट्री होगा, तो उससे हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो जाएगी, ठीक है। तो इसके सामने रखते हैं ऑप्शन, देखते हैं आप कहाँ क्या कोई ऑप्शन गिवन है। एक्सपोर्ट विल लाइकली टू फॉल, पाकिस्तान एक्सपोर्ट विल फॉल, नहीं भाई, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंक्रीज करेगी, फॉल नहीं करेगी, तो ये तो दूर से गलत हो गया ना। पाकिस्तान इंपोर्ट विल राइज, इंपोर्ट बढ़ जाएगी, देखते हैं। पाकिस्तान करेंसी विल डेप्रिशिएट अगेंस्ट फॉरेन करेंसी, नहीं भाई, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी तो करेंसी अप्रिशिएट करेगी। तो देखें बीटा और डेल्टा, देखें हमने कैसे स्मार्टली वर्क किया, बीटा डेल्टा बहुत ही गलत है, हमने क्रॉस कर दिया। अब पीछे कौन से बच गए, सिलेक्ट टू ऑप्शन है, तो देखें अल्फा और चार्ली ही हमारे करेक्ट होंगे, बेशक समझ बारे में बात आए या ना आए, क्योंकि बीटा और डेल्टा तो बहुत ही गलत ऑप्शंस थे ना। तो बेटर ऑप्शन कौन से होंगे, अल्फा और चार्ली। अब ये समझा देता हूँ, वाई अल्फा वाई चार्ली। पाकिस्तान एक्सपोर्ट प्राइस विल लाइकली टू फॉल करेगा, यहाँ पे फोकस कीजिएगा, एक्सपोर्ट विल लाइकली टू फॉल नहीं है, एक्सपोर्ट प्राइस, क्योंकि पाकिस्तान वालों को पता है कि यूके में महंगाई ज़्यादा होगी और वो पाकिस्तान से खरीदने आएंगे, तो दैट्स वाई अपनी वो एक्सपोर्ट प्राइस कम कर देंगे, ताकि यूके वालों के लिए चीज़ें खरीदना हमारे लिए हमारे से आसानी हो और हम आराम से अपनी एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, उनको थोड़ी सी सस्ती चीज़ें प्रोवाइड करके। तो दैट्स वाई ऑप्शन अल्फ़ा करेक्ट होगा। फिर पाकिस्तान इम्पोर्ट विल राइज, अगर पाकिस्तान यूके से कोई इम्पोर्ट कर रहा है, यानी कि रॉ मटेरियल इम्पोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान की इंपोर्ट इंक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल हमने यूके से ही खरीदना है, तो यूके में इन्फ्लेशन है, तो हम एक्सपेंसिव इंपोर्ट करेंगे, यानी कि कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट हमारी बढ़ जाएगी, तो दैट्स वाई इंपोर्ट कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी, तो दैट्स वाई चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं।